सबको आपको बहुत बहुत वेलकम इस प्रोग्राम में आने के लिए। और मैं जागरण जोश को बधाई देता हूं कि इनिशिएटिव किया उन्होंने एक इस प्रोग्राम के लिए, खास तौर पे इस क्राइसिस के टाइम पे किस तरीके से हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कुछ आइडियाज बांट के अपने आप को, अपनी सोच को और भावनाओं को, अपनी स्पिरिट्स को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। आज के प्रोग्राम का हम लोग का नाम है हाउ टू टर्न अ सेटबैक इनटू अ कमबैक, और समस्या को समाधान कैसे ला सकते हैं। और दूसरी चीज ये है हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस एंड प्रिपेयर फॉर सक्सेस। सब ऐसा है, आज हम लोग के पास चैलेंजेस किस किस्म के आ गए हैं। कोरोना वायरस जो है एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर, ये घूमता चला जा रहा है और एक देश से दूसरे देश जा रहा है। दूसरी चीज, अस्पताल भरे हुए हैं, ओवर क्राउडेड हैं, और हॉस्पिटल्स में सप्लाईज नहीं है और ना ही मेडिकल इक्विपमेंट है। फैक्ट्रियों के ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मास अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है और बेरोजगारी हो रही है, और डेथ रेट बढ़ता चला जा रहा है। इस किस्म की जो आज स्थिति है, इसने दुनिया को एकदम हिला के रख दिया है सब, और सब लोग एकदम कंफ्यूज हो गए। और क्योंकि किसी को मालूम नहीं है आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, इसलिए सब लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और उसकी वजह से जिंदगी में हर एक में एक स्ट्रेस आ गया है, तनाव आ गया है, एंजाइटी आ गई है, फ्रस्ट्रेशन आ गई है, डिप्रेशन आ गई है, और कईयों को गुस्सा भी आ गया। यह स्थिति आई है आज। मैं खाली यही कहना चाहूंगा कि हर स्ट्रेस बुरा नहीं होता है। बहुत बारी स्ट्रेस हम लोगों को मजबूर कर देता है कोई ना कोई समाधान, सोल्यूशन खोजने के लिए। लेकिन बात यह है, हम लोग स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेस को हम लोग सभी हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे को परेशान करता है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक स्ट्रेस का मतलब होता है जब स्ट्रेस कंटिन्यूअसली चलता चला जाए, तब वो इंसान को तोड़ने लगता है। मैं आपसे सिर्फ एक वाक्य से आपको परिचित करना चाहूंगा। वो ये है, ये जो क्राइसिस है, हमें इसको ओवररेट नहीं करना चाहिए। ओवररेट का मतलब इसको इतना बड़ा पहाड़ ना समझे जिसके ऊपर हम चढ़ के काबू नहीं पा सकते, और अपने आप को इतना कमजोर ना समझें कि हम इससे लड़ नहीं सकते और लड़ने के बाद जीत नहीं सकते। दोबारा से कहता हूं, इसको इतना बड़ा पहाड़ ना समझे कि हम इसके ऊपर काबू नहीं पा सकते, और अपने आप को इतना कमजोर ना समझे जो कि हम इसके साथ लड़के इसको हरा नहीं सकते। तो बात ऐसी है, ये जो क्राइसिस आया है हम लोग के पास, इसने हमारे को 3 तरीके से इंपैक्ट किया है, जिसने असर किया है हमारे पे। अगला 3 तरीके से असर किया है। एक, इट हैज इंपैक्टेड आवर लाइफ। दूसरा, हमारी लाइवलीहुड। तीसरा, हमारा लाइफस्टाइल। ये क्या चीज है? लाइफ का मतलब है जीवन। आज लोगों के दिमाग में बहुत सी चीजें आ गई हैं। हम किसके साथ मिलते हैं, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, ये जीवन मरण का फैसला कर सकते हैं साहब। ध्यान दीजिएगा, दोबारा से कहता हूं, हम किसको मिलते हैं, कहां जाते हैं और क्या करते हैं, इसके साथ हमारा जीवन मरण का फैसला हो सकता है। दूसरी चीज, हम लोगों में से कौन अगला क्वारंटीन में जाएगा किसी को मालूम ही नहीं है। वी डोंट नो कौन हु विल बी क्वारंटीन नेक्स्ट। तो हर एक को अपनी जीवन के लिए एक परेशानी सी आ गई है कि कहां पे हम लोग। दूसरा, हमारी लाइवलीहुड, जीविका। साहब एक बात बताइए, इतनी अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, इतनी बेरोजगारी हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, काम है नहीं किसी के पास, इसके साथ आमदन बंद हो गई। जब आमदन बंद हो गई तो हम रोटी कहां से खाएंगे? साहब उस जीवन की क्या कीमत है जहां जीविका नहीं है? उस जीवन को बचा के क्या करोगे आप? सो बात यह है, हमारे को जीविका भी बहुत जरूरी है। लाइवलीहुड कहां से आएगी हमारे को? तो अब लोगों के दिमाग में आ गया है कि वेयर इज द लाइवलीहुड। लाइवलीहुड कहां पे है? हमारी आमदन बंद हो चुकी है। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, एक इंसान के लिए नहीं है। फैक्ट्रियां हैं, बिजनेसेस हैं, कंट्रीज, देश की आमदन बंद हो गई है। साहब देश को जो टैक्सेस ही नहीं मिलते हैं तो देश की तो आमदन बंद हो गई, देश कैसे चलेगा?
तो ये माइक्रो और मैक्रो दोनों छोटे स्थिति में भी और एक बड़े पिक्चर में भी एक बहुत बड़ी समस्या भी आ चुकी है। घर घर में यह समस्या है, लाइफ, जीवन की समस्या, जीविका की समस्या, और तीसरा लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब क्या हो गया? हम लोग जिस तरीके से जीते थे पहले, वो हमारा तरीका ही बदल गया, ढंग बदल गया। पहले क्या था? पहले इस लॉकडाउन से पहले क्या हो रहा था? हम लोग के पास टाइम ही नहीं था साहब। सब इतनी स्पीड में चले जा रहे थे काम में, किसी के पास टाइम ही नहीं था। हम कहां जा रहे थे ये भी मालूम नहीं है, लेकिन चले जा रहे थे खूब स्पीड पर। लेकिन इस लॉकडाउन ने हमारे को रोक दिया एकदम। बोले भैया स्पीड रोको, लेकिन पहले देखो कि आप किस दिशा में जा रहे हो। इसने हमें मजबूर कर दिया कि अपने आप को दोबारा परखने के लिए क्या हमारी दिशा सही थी। आज हमारे पास टाइम ही टाइम है। देखिए आज हमारे पास टाइम ही टाइम है, और इसने हम लोगों ने अब सोचने का मजबूर किया हुआ है कि हम लोग कर क्या रहे थे। और देखिए जब भी हम लोग अपनी प्रायोरिटीज, अपनी जो प्रायोरिटीज को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रायोरिटीज जो है हम लोगों की, वो मैसअप कर देते हैं। आप देखिए हम लोग के पास जितने टाइम सेविंग डिवाइसेस थे, आज तक इतिहास में ऐसे इतने टाइम सेविंग डिवाइसेस कभी नहीं हुए। लेकिन हमारे पास टाइम की कमी थी, क्योंकि हम लोग अपनी प्रायोरिटीज जो थी वो मैसअप कर गए, वो मिस कर गए। और जब हमने अपनी प्रायोरिटीज को मैसअप कर देते हैं, तब हम भूल जाते हैं कि अर्जेंट क्या है जिंदगी में और महत्वपूर्ण क्या है। अर्जेंट क्या है और महत्वपूर्ण क्या है? अर्जेंट जो है मे नॉट बी इंपॉर्टेंट, एंड इंपॉर्टेंट मे और बी नॉट बी अर्जेंट। और मजे की बात देखिए, जब हम जो चीज महत्वपूर्ण होती है, इंपॉर्टेंट होती है, जब हम उसे निग्लेक्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अर्जेंट बन जाती है। सेहत एक बहुत जरूरी चीज है, और एक्सरसाइज रोज करना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट अर्जेंट। बट अगर मैं अपनी सेहत को निग्लेक्ट करता रहूंगा तो क्या होगा? एक दिन मैं अस्पताल में जाके पहुंच जाऊंगा। तो आप जब भी कोई इंपॉर्टेंट चीज को निग्लेक्ट करते हैं, वो अर्जेंट बन जाती है। रिश्ते बहुत जरूरी है, रिश्ते महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम अपने रिश्तों को निग्लेक्ट करते चले जाएंगे, क्या होगा? एक दिन वकील के थ्रू बात करना शुरू कर देते हैं। तो मैं यहां पर सिर्फ एक आपसे भाषण देने नहीं आया हूं। बहुत सी चीजें हैं जो जिंदगी में मैंने खुद गलतियां करके सीखी है। मैंने भी बहुत गलतियां की, इसलिए ये हमारी लाइफस्टाइल एकदम बदल गई है। और इस लाइफस्टाइल ने हमको मजबूर कर दिया दोबारा से सोचने की कि याद रखिए, जिंदगी में दिशा की अहमियत स्पीड से कहीं ज्यादा होती है। रिपीट करता हूं, किस दिशा में जा रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है, बजाय किस स्पीड से जा रहे हैं वो इतना जरूरी नहीं है। तो दिशा स्पीड से ज्यादा अहमियत रखता है। अब यहां से ये तो बात हो गई हमारी, लेकिन आज जो एक क्राइसिस आया है हम लोगों के ऊपर, सारी दुनिया में आया है, ऐसा क्राइसिस जो इसका कोई कंपैरिजन मिलता है, 100 साल पहले अमेरिका में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 में, ये शायद उसके साथ एक कंपैरिजन किया जा सकता है, शायद थोड़ा बहुत। हालांकि ये क्राइसिस उससे कहीं ज्यादा है। अब उस डिप्रेशन में क्या हुआ? वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट एकदम खत्म हो गई, बैंक सारे फेल हो गए, लोगों की जितनी सेविंग्स थी सब खत्म हो गई, वाइप ऑफ हो गई। 15 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। 15 मिलियन लोग अमेरिका में अनएम्प्लॉयड हो गए साहब। उस टाइम उनकी पॉपुलेशन 12 करोड़ थी 100 साल पहले, आज 33 करोड़ है। आज उसके बराबरी जो होती है 60 करोड़ की होती है। और अभी मैं पढ़ रहा था लास्ट वीक में, अमेरिका में तकरीबन 4.5 करोड़ लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट वो अनुमान कर रहे हैं होने की अगले 2-3 हफ्ते के अंदर। 4.5 करोड़ लोग। अब आप अनुमान लगाइए कि क्या स्थिति होगी इससे। अब क्या है कि इस कारण से जब भी एक चीज देखी गई है, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है।
मैं रिपीट करता हूं, ये बहुत जरूरी है, जब भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है साहब। वहां जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ अमेरिका में, तो कुछ ऐसे लोग थे, उन्होंने सोचा कि साहब कोई ना कोई रास्ता करना चाहिए हम लोगों को वापस आने का। उन्होंने छोटा 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 एक व्यवसाय शुरू किया और आज अमेरिका में घर घर में उनका नाम लिया जाता है। इतने बड़े हो चुके हैं वो लोग, लेकिन उन्होंने शुरुआत एकदम मुश्किलात में की थी, रिस्क ले नहीं सकते थे। उनमें से एक आदमी थे जिसका नाम था जॉर्ज जेनकिंस। उसने एक अपने पड़ोस में जो दुकान खाली पड़ी थी, लोग छोड़ के चले गए थे, वहां पे उसने एक नॉन पेरिशेबल ड्यूरेबल गुड्स का एक छोटा सा आउटलेट खोल दिया। साहब नॉन पेरिशेबल कहते हैं जो चीज खराब ना हो जाए, और ड्यूरेबल होती है जो अगर ना बिके तो आदमी इस्तेमाल कर सकता है, वो भी खराब नहीं होती है। नॉन पेरिशेबल ड्यूरेबल गुड्स का एक छोटा सा एक स्टोर खोला उसने, और उसने ये सोचा कि अगर बिकेगा नहीं तो हम घर में इस्तेमाल कर लेंगे, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी नहीं उनके पास और वो सेफ खेलना चाहते थे जिंदगी में। आज साहब, आज की तारीख में उनके पास 1000 स्टोर है वहां पे, और उनकी टर्नओवर 30 अरब डॉलर हो चुकी, 30 अरब डॉलर, और उनकी सेल्फ वर्थ हो चुकी है 10 अरब डॉलर। एंड उस स्टोर का नाम है पब्लिक्स सुपर मार्केट। 1000 स्टोर है उनके आज, 1000 स्टोर्स। दूसरा एक और आदमी ने छोटा सा वहीं व्यापार शुरू किया कैलिफोर्निया में। 2 भाई थे, उनका नाम था गैलो ब्रदर्स। तो उन्होंने अंगूर वहां पे क्रश करने शुरू किए और उसकी एक वाइन बनानी शुरू की, और वाइन बिक नहीं रही थी तो मार्केट रेट से 50% नीचे लॉस में बेच रहे थे। आज वही एक वाइनरी है, उसको कहते हैं गैलो वाइनरी, वन ऑफ द लार्जेस्ट वाइनरीज इन द वर्ल्ड, एंड उनकी नेटवर्थ है 8 अरब डॉलर। एक तीसरा परिवार ऐसे ही था आइडाहो में, उसके पास थोड़ी सी जमीन थी तो उसने आलू उगाने शुरू कर दिए साहब, और जो नहीं बेच सकता था वो खाने घर में खाने लगा वो, लेकिन कितना खा सकता था? जब खा नहीं सकता था वो आलू सड़ने लगते थे और उसका लॉस होना शुरू हो गया। तब उसने वहां पर एक फ्रीजर बनाया, उस आलू को फ्रीज करना शुरू कर दिया। साहब आज की तारीख में अमेरिका में 1/3 33% ऑफ फ्रेंच फ्राइज सप्लाई करने वाला वही एक आदमी है, उसका नाम है सिम्प्लॉट। उसको कहते हैं पोटैटो किंग इन द यूनाइटेड स्टेट। सारे मैकडॉनल्ड को वही सप्लाई करता है ना। ये जो मैं आपसे बात कह रहा हूं, इन लोगों को कहते हैं, ये दे आर कॉल्ड पॉजिटिव एंटरप्रेन्योर्स। ये भी समस्या समझते थे, ये बेवकूफ नहीं थे, इनके पास भी समस्या थी, लेकिन ये समाधान में ये फोकस थे, ये इनका केंद्र बिंदु समाधान था। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, उनका केंद्र बिंदु समस्या होती है। आप उनको समाधान दीजिए वो समस्या दे देंगे, आप समाधान दीजिए वो समस्या दे देंगे। उनके पास हर समाधान का एक समस्या है परमानेंट। ऐसे आदमी नहीं चाहिए आज। इसलिए हम लोग चाहे जिस रूप में देखें, हम लोग को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा इसके लिए। और जो इसने हम लोगों को 3 तरीके से इंपैक्ट भी किया है। एक इंपैक्ट किया है हमारे फिजिकल इंपैक्ट। अब मैं डॉक्टर नहीं हूं, इसलिए मैं क्वालिफाइड नहीं हूं मेडिकल लैंग्वेज बात करने के लिए, लेकिन WHO के बहुत वीडियोस चल रहे हैं और बहुत से डॉक्टरों ने डेली इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन खाली एक चीज मैं यहां कहना चाहूंगा, बेसिक हाइजीन। हम लोग जब छोटे थे, हमारे माँ बाप, हमारे टीचर एक चीज बहुत जरूरी सिखाते थे, बेटा कहीं पे जाओ हाथ धो, खाना हाथ धोए बिना नहीं कभी खाना है। बाथरूम जाओ साबुन से ठीक से हाथ धो, साबुन से ठीक से हाथ धो। हाथ धोना और ठीक से हाथ धोने में बहुत फर्क है। ठीक से हाथ धो, और कभी नोट को, करेंसी को, पैसे हाथ लगाओ, हाथ धो। खाने से पहले हमेशा हाथ धो। सब ये जो छोटी चीजें थी हम लोगों को, शायद हम लोग अपने घर में स्टाफ में, अपने ऑफिस स्टाफ में, अपने बच्चों को ये सिखाना भूल गए साहब। ये कहीं पे हम लोग की कमी रह गई है। तो पहला इंपैक्ट है फिजिकल इंपैक्ट, दूसरा इंपैक्ट है इकोनॉमिकल इंपैक्ट।
इकोनॉमिकल इंपैक्ट क्या है? आज की तारीख में लोगों की सोच जो प्रवृत्ति हो गई है कि साहब जहां पे कंज्यूमर है अब प्रोडक्शन वहीं पे ले जाए। 15,000 दूर कोई चीजें आज मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं और वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, एक दूसरे पे डिपेंडेंस इतनी हो गई है कि कहीं पर दूसरी प्रॉब्लम हो जाए तो यहां पे आपको समस्या खड़ी हो जाती है। इसलिए अब सोच ये बन गई है कि जहां पर कंज्यूमर है वहीं प्रोड्यूस किया जाए। और दूसरी चीज, एक बैंकर हमारे पास आए 3-4 दिन पहले और वो कह रहे हैं कि साहब हम लोग आज 1/4 स्टाफ से अपना बैंक चला रहे हैं, 1/4 मैन पावर से। तो मैंने कहा साहब आप 1/4 पावर से कैसे चला रहे हो और सेम लेवल पे चल रहा है? बोले बिल्कुल चल रहा है। बोले साहब हम क्या कर रहे हैं, जो लोग टेक सेवी नहीं थे, जिनको टेक्नोलॉजी नहीं आती थी, खासतौर पे बुजुर्ग लोग जो हमारे बैंक में आते थे फिजिकल के लिए, हम हर एक को टाइम लेके उनको सिखा रहे हैं और उनको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं। हर एक को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हैं और जब ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो इनको कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी। तो बोले साहब हम लोग की एफिशिएंसी बढ़ गई है उस लिहाज से। तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा भैया अगर सभी को आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप लेके चले आओगे तो इसका मतलब ये है कि जो जितना स्टाफ था, 3/4 स्टाफ जो पहले का था, मतलब वो बेकार रखा हुआ था आपने। और अब आपके सारा अगर ठीक चल पड़े 1/4 के साथ, तो फिर अगर सब नॉर्मल हो जाएगा तो क्या उनको वापस बुलाओगे आप? बोले ये तो हम सोच रहे हैं इसको क्या करेंगे हम। अब दूसरी चीज लोग कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, घर से काम करो साहब, घर से काम करो। तो मैंने उसको पूछा कि भैया आपके लोग जो कहते हैं आप घर से काम करो, ये सिस्टम क्या चल रहा है, कामयाब हो चुका है क्या? तो कहता है साहब हर जगह पे जिंदगी में 80-20 रूल अप्लाई करता है, 80-20 रूल। बोले साहब 20% ऐसे लोग हैं जो जिम्मेवार हैं अपने आप पे, उनको हम उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं और उनकी आउटपुट ठीक चलती है साहब, वो बिना सुपरविजन के काम कर सकते हैं। लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जो बिना सुपरविजन के काम नहीं करते। अब सवाल यह है कि आप उनको घर पे छोड़ दीजिएगा। कुछ लोग सोचते हैं हम घर से काम कर रहे हैं, वो कहते हैं साहब ये तो एक पेड वेकेशन हो गई मेरी, मेरे को घर पे बैठने के लिए पैसे मिल रहे हैं, वो तो वेकेशन समझ रहे हैं साहब। अब ये स्थिति भी क्या काम कर सकती है? हम लोग को हर चीज को देखना पड़ेगा। कई बदलाव आएंगे आगे के लिए जो परमानेंट हमेशा के लिए आ जाएंगे, बदल देंगे एकदम व्यापार कैसे करते हैं हम लोग, बिजनेस कैसे करते हैं। और इकोनॉमिक्स की मैं जो बात कह रहा हूं आपसे, अमेरिका में हम लोग की एक पेंशन टैक्स कंसल्टिंग फर्म थी और हम जो फाइनेंशियल प्लानिंग करते थे, हमेशा हम लोगों को कहते थे कि भैया एक काम करो, 6 महीने की आपकी आमदन को यू मस्ट कीप इट इन इमरजेंसी फंड। 6 महीने की आमदन को इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। इमरजेंसी फंड क्या होता है? वो फंड वो होता है कि आपको कभी कोई इमरजेंसी पड़ जाए या एक्सीडेंट हो जाए, 24 घंटे के अंदर आप उसको ही निकाल सकते हो। क्योंकि जिंदगी में याद रखिएगा, एक्सीडेंट और इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती है, इसीलिए उसको इमरजेंसी और एक्सीडेंट कहते हैं। 6 महीने की आमदन को हमेशा इमरजेंसी और फंड में रखना चाहिए और 6 महीने की आमदन को अपॉर्चुनिटी फंड रखना चाहिए, विच यू कैन एक्सेस इन अ मंथ्स टाइम, बट यू नीड दैट। लेकिन ऐसा है जिसके पास सस्टेनेंस पावर है वो बढ़ेगा आगे, नहीं है तो आगे के लिए सीख मिल जाएगी उसको। लेकिन मैं सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहता हूं इकोनॉमिक्स के ऊपर, 3 किस्म के लोग होते हैं साहब। एक होते हैं सुपर रिच, बिरला, टाटा, अडानी, अंबानी साहब। इन लोगों को पैसे की कमी नहीं है साहब, और डेट भी है लेकिन रिजर्व भी बहुत पड़ा है इनके पास। तो और तकलीफें होंगी दूसरी बात, लेकिन पैसे की तरफ से इनको प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे एक वर्ग होता है मिडिल क्लास वर्ग, वो हमारे जैसे होते हैं मिडिल क्लास, थोड़ी बहुत सेविंग है। अब सवाल यह है कब तक ये सेविंग चलेगी, कितनी दूर तक चलेगी और कब तक हम सस्टेन कर पाएंगे, ये बहुत बड़े बड़े सवाल आ चुके हैं। और पहले जब हम लोग प्लानिंग करते थे, लोग कहते थे साहब वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए, वेल्थ क्रिएशन होनी चाहिए, लेकिन
वेल्थ क्रिएशन तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन इंसान को पैसिव इनकम भी होनी चाहिए। पैसिव इनकम क्या मतलब है? एक्टिव इनकम होती है, मैं काम करने जाता हूं मुझे पैसे मिलते हैं, काम करने जाता हूं पैसे मिलते हैं, काम करने जाता हूं पैसे मिलते हैं, काम करना नहीं जाऊंगा पैसे बंद हो जाएंगे। इसको कहते हैं एक्टिव इनकम। सो पीपल नाउ दे हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ पैसिव इनकम। वी नीड टू हैव पैसिव इनकम आल्सो। एंड देन इकोनॉमिक्स में एक है वो वर्ग जो सुपर रिच है, साहब बहुत पैसा इनके पास। दूसरा है मीडियोकर, जिसकी मैंने अभी बात की आपसे। और तीसरा है पुअर, गरीब वर्ग। गरीब वर्ग वो है जिसको मैं कहता हूं कि सुबह काम करता है, शाम को रोटी कमा के लाता है, उसी से पैसे खरीदता है, काम करता है, शाम को पैसे मिलते हैं, रोटी को खाता है। साहब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जिस वर्ग को हुई है वो इस वर्ग को हुई है, क्योंकि इसकी डेली आमदन आज की तारीख में तकरीबन 60-70% इंडिया, 70% देश की पॉपुलेशन इज ऑन डेली वेजेस। डेली वेजेस, दिन में काम करते हैं, शाम को रोटी खाते हैं, दिन के में काम करते हैं, उनके काम बंद हो गया, सब वो कहां से रोटी खाएंगे? मेजर इशू। नाउ अब दे आर द वर्स्ट हिट। अब तीसरा हुआ वर्ग, सॉरी, एक हुआ फिजिकल इंपैक्ट, दूसरा हुआ इकोनॉमिकल इंपैक्ट, और तीसरा है साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, मींस इमोशनल इंपैक्ट। इमोशनल, देखिए लोग घर में बैठे हैं आज, जो लोग इमोशनली कमजोर हैं, मानसिक तौर से कमजोर हैं, इमोशनली कमजोर हैं, उनके यहां पे समस्या बढ़ गई है साहब। डिप्रेशन आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, एंगर आ रहा है, स्ट्रेस आ रही है, एंजाइटी आ रही है, लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ। लोगों में यहां पर वायलेंस भी घरों में सुनने को आया, टेलीविजन में देख रहे थे, आपस में झगड़े हो रहे हैं। ये होता है जो इमोशनली इमेच्योर लोग होते हैं। बट जो इमोशनली स्ट्रांग हैं साहब, उनके पास एक बहुत अच्छी चीज हुई है, उनके घर में रिश्ते और मजबूत हो गए। और जिनके रिश्ते कमजोर थे, ये टाइम है उनको मजबूत करने का, क्योंकि अगर उन्हें मजबूत नहीं किया गया तो ये टूट जाएंगे आगे जाके। और जिंदगी में याद रखिए, पैसे की अहमियत बहुत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन रिश्तों की अहमियत बहुत ज्यादा है। जो इंसान एक काम, जिनके रिश्ते मजबूत होते हैं, एक फोन से कर सकता है, वो 1 करोड़ रुपए से नहीं कर सकता। दोबारा से कहता हूं, जिनके रिश्ते मजबूत होते हैं, जो काम एक फोन से वो कर लेते हैं, वो 1 करोड़ से काम नहीं किया जा सकता। खाली एक फोन से इतना काम कर लेते हैं वो लोग। ये रिश्तों की बहुत बहुत अहमियत होती है। तो इसलिए इमोशनल स्ट्रेंथ बहुत जरूरी है। अब ये सारी क्राइसिस तो हम लोगों ने कई जगह पे शायद सुनी भी होंगी, टेलीविजन पे भी देखा होगा, लेकिन अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या है? इनको हम, हाउ कैन वी ओवरकम देम? अच्छा, अब देखिए इसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है। अब मैं इसके लिए आपके साथ कोई 9 या 10 स्टेप्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस क्राइसिस को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, और हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं कि जब क्राइसिस खत्म हो, अपने आप को एकदम सक्सेस के लिए रेडी कर ले। अब मैं आपसे एक और वाक्य कहना चाहूंगा, जो कि मैं फिर से एंड में रिपीट करूंगा। हमारा 1 महीने का लॉक इन पीरियड हो चुका है। एक चीज कहना चाहता हूं, वो ये है कि अगर इस दौरान, इस 1 महीने में और लॉकडाउन पीरियड में, अगर हम, if we have not able to upskill ourselves और reskill ourselves, अगर हमने अपनी काबिलियत को और बढ़ाया नहीं है और ठीक नहीं किया है, या दूसरा अपना ज्ञान और नॉलेज नहीं बढ़ाई है, और तीसरा अपनी सेहत को और स्ट्रांग नहीं किया है, तो हम ये नहीं कह सकते हमें टाइम की कमी है। कमी है हमारे को अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की और संकल्प की। रिपीट करता हूं साहब, अगर इस 1 महीने के अंदर हमने अपनी काबिलियत को रीस्किल नहीं किया, अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाया और अपनी सेहत को और अच्छा नहीं बनाया,
तब हम ये नहीं कह सकते हमें टाइम की कमी है, हम यही कहेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, अनुशासन की कमी है और कमिटमेंट की कमी है। बहुत जरूरी है साहब, 3 चीज। अब इसको कोप कैसे करें? इसके लिए स्टेप 1 मैं आपसे शेयर करता हूं। स्टेप 1 है, जब मैं 45 साल पहले अमेरिका गया था तो मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील, जिन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो वहां 1000 लोग थे, मैं भी बैठा था वहां पे। तो उन्होंने आंख दौड़ाई और कहते हैं कि लगता है आप लोग इतने आराम से बैठे हो, निश्चिंत बैठे हो, लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है। तो पूछते हैं किसी को कोई समस्या है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, साहब किसको समस्या नहीं है? तो फिर बोले कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया, साहब हम छुटकारा पाना चाहते हैं। तब डॉक्टर पील बोले कि जब मैं यहां पे आ रहा था, यहां से 200 गज दूर मैंने देखा कुछ लोग लेटे पड़े हैं वहां पे, एकदम रिलैक्स्ड है, निश्चिंत है साहब, एकदम रिलैक्स्ड है और निश्चिंत है, उनको कोई समस्या नहीं है। कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी जगह है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो डॉक्टर पील बोले कि 200 गज दूर यहां से एक शमशान घाट है, वहां पे लेटे हुए हैं साहब, वो एकदम रिलैक्स, निश्चिंत, उनको कोई समस्या ही नहीं है। तब उन्होंने पूछा कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया, सबने हाथ जेब में डाल लिया। तब डॉक्टर पील बोले कि समस्या एक जीवन का प्रतीक है। अरे भैया, जब तक जिंदा रहोगे समस्या रहेगी, जिससे समस्या नहीं रहेगी आप ही नहीं रहोगे। और जब समस्या कम होने लगे, अपने घुटनों टेक के भगवान से प्रार्थना करना और बोलो परमात्मा को भरोसा छोड़ दिया, समस्या भेज दो भाई। बात यह है, डॉक्टर पील ने कहा कि हम लोग हर समस्या का समाधान नहीं कर सकते, लेकिन उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं। समाधान नहीं है, हर चीज का समाधान नहीं है। तब उन्होंने एक प्रार्थना दी जिसको कहते हैं इंग्लिश में सेरेनिटी प्रेयर, जो मैं पहले इंग्लिश में बोलूंगा और फिर हिंदी में बोल के, मेरे हिसाब से ये जीवन का एक निचोड़ है। ये प्रार्थना ऐसे है, सेरेनिटी प्रेयर, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी to accept the things that I cannot change, and courage to change the things that I can, and wisdom to know the difference what I can and what I cannot. परमात्मा मुझे इतना संतुलन दो कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। साहब मेरे हिसाब से जीवन का निचोड़ यही है, परमात्मा मुझे इतना संतुलन दो कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। साहब सवाल यह है, क्या हर चीज हमारे हाथ में है? क्या हर चीज हमारे कंट्रोल में है? साहब बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर है। मैंने अपने मां बाप को नहीं चुना, मैं कहां पैदा हुआ ये मेरा फैसला नहीं था, मेरा कद ये है तो मैं इसे बदल नहीं सकता, मेरा रंग ये है तो मैं बदल नहीं सकता। कई लोग अपाहिज पैदा हो जाते हैं साहब, क्या गलती की उन्होंने भगवान जाने। अच्छे लोगों के साथ बुरे हादसे भी होते हैं साहब, क्या गलती की उन्होंने भगवान जाने। लेकिन बहुत बारी जिंदगी में हम लोग उन चीजों के साथ लड़ते रहते हैं जो हम बदल नहीं सकते, और अपनी जिंदगी में तनाव लेके चले आते हैं और हमारी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है साहब। और ये कह रहा है कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं। बहुत जरूरी है, और अगर बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो कि मैं उसे बदल दूं, और इतनी सुबुद्धि दो कि उनमें फर्क बता सकूं, क्या बदल सकता हूं और क्या मैं नहीं बदल सकता। तो ऐसा है, मैंने जब अपनी किताब लिखी जीत आपकी और दूसरी सफलता से जिए, तो उसमें मैंने यही एक लिखा था
जिंदगी एक फैसला भी है और जिंदगी एक समझौता भी है। लगता है इस बात में टकराव है, लेकिन है नहीं। देखिए ऐसा है, जिंदगी एक फैसला कैसे है साहब? मैं अगर आपके साथ बदतमीजी के साथ पेश आता हूं, मैंने फैसला किया कि आप मुझसे बदतमीजी के साथ पेश आइए। मैं अगर दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करता हूं, मैंने फैसला किया कि दूसरा मुझसे दुर्व्यवहार करेगा। मैं अगर सिगरेट जलाता हूं तो मैंने फैसला किया कैंसर को बुलाने के लिए। मैं अगर दारू पी के, शराब पी के गाड़ी चलाता हूं, मैंने फैसला किया एक्सीडेंट को बुलाने के लिए। और मैं अगर गंदगी में बैठता हूं, सफाई नहीं रखता हूं और बाहर गंदगी में, भीड़ में चला जाता हूं, तो मैंने फैसला किया वायरस को बुलाने के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम सब एक फैसला लेने तक आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं, हमारी आजादी खत्म हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, रिपीट करता हूं इसको, हम सब सिर्फ एक फैसला लेने तक ही आजाद हैं, लेकिन जब हम फैसला ले चुकते हैं, उसके बाद हमारी आजादी खत्म हो जाती है। फैसला हम पे काबू पा लेता है। तो साहब, सफलता किसे कहते हैं? जिंदगी में सीरीज ऑफ पॉजिटिव डिसीजन, सही फैसले लेते चले जाएं, उसको सफलता कहते हैं। और जिंदगी में गलत फैसले लेते चले जाओ आप, उसको हम असफलता और विफलता कहते हैं, फेलियर कहते हैं। कई बार प्रेस वाले मुझसे पूछते हैं कि जो लोग सफल होते हैं क्या वो गलतियां नहीं करते, और जो लोग विफल होते हैं क्या वो उन्होंने अच्छे काम नहीं किए? तो मेरा जवाब ये है कि साहब ऐसा है, जो लोग सफल होते हैं वो गलतियां जरूर करते हैं साहब। कभी कभी गलती करने से आदमी फेलियर नहीं बन जाता, उस गलती को रिपीट करने के बाद वो आदमी फेलियर बनता है। और कभी कभी अच्छे काम करने से इंसान सफल नहीं हो जाता, सफलता के सही व्यवहार को ही अगर रिपीट करता चला जाए तभी सफल होता है। इसी को कहते हैं एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इसका एक कंपाउंडिंग इफेक्ट है, सूद पर सूद पर सूद पर सूद चढ़ता जाता है और कहां तक पहुंच जाता है साहब? सूद दर सूद। तो इसलिए पहली चीज है सेरेनिटी प्रेयर। मैंने जब 45 साल पहले ये प्रार्थना सुनी थी, मेरा ख्याल है शायद ही कोई दिन गया होगा जो मैं बिना प्रार्थना करके घर से निकलता हूं, वरना हमेशा मैं ये प्रार्थना करके ही निकलता हूं अपने। और इसने मुझे इतनी, मेरे को आत्मबल और विश्वास दिया है कि मैं इसका कुछ वर्णन करना मुश्किल है। इट इज सो इंपॉर्टेंट। सो पहला एक चीज है, टू ओवरकम दिस क्राइसिस, अंडरस्टैंड दिस सेरेनिटी प्रेयर। दूसरा, आप जो न्यूज सुनते हैं, अपनी लिमिट लगाइए न्यूज के लिए। लिमिट योर एक्सपोजर टू न्यूज। कुछ लोग ऐसे हैं साहब, सुबह उठते हैं, पहली चीज लगाते हैं एकदम टेलीविजन पे, ऑन किया, क्यों? स्कोर चेक करने के लिए। स्कोर क्या चेक? कितने मरे, कितने ऐड हो गए, कितने मरे, कितने ऐड हो गए, कितने मरे। और एक चैनल सुनने के बाद दूसरा चैनल लगाते हैं, दूसरे के बाद तीसरा लगाते हैं, तीसरे के बाद चौथा चैनल लगाते हैं। अरे वो सारा दिन चैनल चेंज करते रहते हैं, ऐसे स्कोर बदल जाएगा उसका। और सुबह से लेकर रात तक 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे सारा दिन न्यूज सुन रहे हैं, नेगेटिव न्यूज सुन रहे हैं, टोटल नेगेटिव। इधर मर गए, उधर मर गए, इधर मर गए, उधर मर गए। और 14 घंटे सुनने के बाद कहता है साहब मैं तो डिप्रेस्ड हो गया। अरे डिप्रेस नहीं होगे तो और क्या होगे भाई? जितने डिप्रेस्ड होगे, नेगेटिव न्यूज सुनोगे, उतना डिप्रेस्ड होगे। इम्यूनिटी गिरेगी, इम्यूनिटी गिरेगी, वायरस पकड़ेगी। साहब ध्यान दीजिएगा, दिन में सिर्फ 2 बारी न्यूज सुनो, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। दैट्स इट, स्टॉप, इनफ। और दूसरी चीज, मैं सिर्फ आपसे नहीं कह रहा हूं, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, पहले 1-2 दिन मैं भी 10-10 घंटे देख रहा था न्यूज। मैंने भी गलती की साहब। फिर मैंने कहा मैं कर क्या रहा हूं भाई, यहां पे टोटल नेगेटिव बना रहा हूं अपने आप को। मैंने चेंज किया अपनी लाइफ। और दूसरी चीज ये है, अपनी न्यूज
जहां से मिलती है रिलायबल सोर्स लीजिए। बहुत सी गलत न्यूज फैल रही है चारों तरफ, गलत सूचना निकल रही है चारों तरफ। अपनी सूचना जो न्यूज है सही सोर्स से लीजिए ताकि आपको सही न्यूज मालूम हो। यह दूसरी चीज है बहुत जरूरी। तीसरा है अपना टेलीविजन टाइम लिमिट कीजिए। अमेरिका में एक सर्वे हुआ था, उसने कहा था कि तकरीबन एक एवरेज अमेरिकन 3 या 4 घंटे टेलीविजन देखता है, और यही फिगर शायद अप्लाई करती है इंडिया में भी और जगह भी। 3-3, 4-4 घंटे लोग बैठ के खाली टेलीविजन देख रहे हैं साहब। अमेरिका में मैं उसकी कैलकुलेशन बताता हूं। तो एक आदमी अपने दोस्त के घर गए जिसने एक नया टेलीविजन खरीदा था, बहुत बढ़िया टेलीविजन था। तो उसने पूछा कि भैया ये टेलीविजन कितने में आया? बोले $1000 में। कहते $1000 में? बोले हाँ। तो उसको पूछता है कि तेरी साल की आमदन क्या है भाई? कहते $1,00,000। तो $1,00,000 कहता है कि तूने कभी सोचा है कि तेरे 1 घंटे के कितने पैसे मिलते हैं तुझे? बोले $50। डिवाइड कर लो 2000 से, साल में 2000 घंटे काम होते हैं तो 50 बनता है। तो बोले $50 घंटे की मेरे रेट है। तो बोले 3 घंटे तू रोज टेलीविजन देखता है तो कितना हो गया? $150 डेली। और 3 घंटे डेली देखता है, 365 मल्टीप्लाई करो तो 1100 घंटे होते हैं। तेरा बनता है $50,000। तू $50,000 लूज कर रहा है हर साल। ये $1,000 नहीं कॉस्ट किया तेरे को, ये टेलीविजन तेरे को $50,000 कॉस्ट कर रहा है हर साल। अरे इतने में 1 करोड़ की एक कोठी खरीद ले तो उसकी किस्त बन जाती है। लोग इस तरीके से अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं और इसको करना क्या चाहिए हम लोगों को? मैंने जो अपनी नई किताब लिखी है उसमें मैंने लिखा है कि एक सर्वे हुआ अमेरिका में, उसमें लिखा था कि 85% जो मिलियनियर्स हैं आज की तारीख में और बिलियनियर्स हैं, अरबपति, ये फर्स्ट जनरेशन है, पहली जनरेशन। पहली सिर्फ 15% इनहेरिटेंस से लेके आए, जदी में मिला उनको। इन्होंने एक पहली जनरेशन में बनाया इतना। तो इनसे पूछा गया कि साहब आप इतने शॉर्ट पीरियड में इतना पैसा कैसे बनाया आपने? तो बोले कि साहब हम लोग किताब पढ़ते हैं, हैबिचुअली वी रीड बुक्स। तो कहता है देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लर्निंग एंड अर्निंग। बोले क्या कनेक्शन है? बोले कौन सी कितनी किताबें पढ़ते हो? बोले साल में हम 50 किताब पढ़ लेते हैं। 50 किताब तो मतलब 1 किताब पर हफ्ता, 1 बुक फॉर वीक। तो इनसे पूछा, ये जो अरबपति है, और इनसे पूछा गया कि भैया तुम कौन सी किताब पढ़ते हो? बोले साहब हम सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, फिक्शन नहीं पढ़ते। आई ओनली रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, नॉट फिक्शन। बोले क्यों? बोले फिक्शन इज वेस्ट ऑफ टाइम, बट एक सेल्फ हेल्प बुक जो है, मेरे को एक आइडिया मिल जाए, एक आइडिया, इट विल बी वर्थ $1 million टू मी। एक आइडिया 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा। बोले मेरे पास टाइम खराब करने के लिए नहीं है। और उन्होंने एक और बात कही, कहता है कि जिंदगी में जो इंसान ऊपर बढ़ता है और बढ़ना चाहता है और जो सीरियस होता है किताब पढ़ने के लिए, वो कहता है कि एक अच्छी किताब आपको पुश्तों की, सदियों की नॉलेज एक कैप्सूल में लाके दे देती है। ध्यान दीजिएगा, एक अच्छी किताब सदियों की नॉलेज आपको कैप्सूल के रूप में ले आके दे देती है। और कहता है, सीरियस रीडर कहता है कि मैं अपनी किताब को कभी किसी को उधार नहीं देता हूं। आई नेवर लेंड नॉर बोरो ए बुक। मेरे पास कई बार लोग आते हैं कि साहब एक बहुत अच्छी किताब आई है, मैं आपको लेंड कर देता हूं। मैंने कहा ना, लेंड मत कीजिएगा, मुझे दे दीजिए, गिफ्ट कर दीजिए, सेल बेच दीजिए, लेकिन लेंड मत कीजिए। वाई? क्योंकि मैं वापस नहीं करूंगा। क्योंकि जब मैं किताब पढ़ता हूं, मैं हमेशा कोई जरूरी चीज होती है अंडरलाइन करता हूं, नोट्स लिखता हूं साइड पे। क्योंकि मैंने एक चीज सीखी कि एक अच्छी किताब को सिर्फ एक बारी पढ़ने से लाभ नहीं होता था।
एक अच्छी किताब को एक बारी पढ़ना काफी नहीं है, उसको 10 बारी पढ़ते हैं साहब। रीडिंग अ बुक वंस इज नॉट गुड इनफ। और दोबारा से जब पढ़ूंगा, आई डोंट हैव टाइम टू रीड द एंटायर बुक, मैं वही नोट्स पढ़ता हूं जो मैंने लिखे हैं वहां, दैट्स ऑल। तो बात यह है, टू ओवरकम दिस क्राइसिस, यूज योर टाइम प्रोडक्टिवली। खाली टेलीविजन देख रहे हो, डोंट गेट मी रॉन्ग, वंस इन अ व्हाइल वॉचिंग टीवी इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, इट इज एंटरटेनिंग, बट यही कुछ करते रहोगे तो वो तो पैसे कमा रहे हैं, आप उनके पैसे दे रहे हो, बात खत्म हो गई। और टेलीविजन में जो एक्टिंग कर रहा है वो पैसे मिल रहे हैं साहब, उसको आप दे रहे हो उसके लिए पैसे। सो वी हैव टू बी क्लियर। सो यू ओवरकम द क्राइसिस, यू मस्ट गेट आउट ऑफ दिस। स्टेप 4, चौथा स्टेप, हाउ डू यू ओवरकम क्राइसिस? हाउ डू यू ओवरकम डिप्रेशन? कई लोग कहते हैं साहब मैं अकेले सारा दिन बैठ के बोर हो जाता हूं। साहब किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, ओनली बोरिंग पीपल आर बोर्ड, ओनली बोरिंग पीपल आर बोर्ड। अब देखें, डिप्रेशन से निकलने का रास्ता क्या है? दुनिया में एक बहुत बड़े साइकाट्रिस्ट हुए हैं, डॉक्टर कार्ल मेनिंजर। मेनिंजर क्लिनिक आज भी वर्ल्ड फेमस है दुनिया में। तो किसी ने एक पूछा डॉक्टर मेनिंजर से कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपको अगर मालूम हो कि कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है या आता है और आपको मालूम है कि उसके ऊपर एक डिप्रेशन का अटैक आने वाला है, आप उसको क्या प्रिस्क्रिप्शन दीजिएगा, क्या उसको नुस्खा दीजिएगा इसको हटने के लिए? तो वो सोच रहे थे कि ये कहेंगे कि कुछ दवाइयां लिख देंगे। तो डॉक्टर मेनिंजर ने खाली एक बात कही कि अगर मुझे मालूम हो किसी को डिप्रेशन का अटैक आने वाला है तो मैं उसको सिर्फ एक ही नुस्खा दूंगा कि भैया अपना घर बंद करके ताला लगा के शहर के दूसरी तरफ जाओ, देखो खोजो जो परेशान आदमी है, जिसको तकलीफ हो रही है, उसकी मदद करो, तुम्हारा डिप्रेशन अपने आप चला जाएगा। साहब दुनिया में वर्ल्ड फेमस साइकियाट्रिस्ट कह रहा है डिप्रेशन का इलाज यही है, दूसरे को देखो जो परेशान में पड़ा हुआ है, दुख में तकलीफ में है, उसका दुख में मदद कर दो, आपका डिप्रेशन अपने आप चला जाएगा। वर्ल्ड फेमस साइकियाट्रिस्ट। तो बात यह है, हम लोग को अपने मैं स्वार्थ से निकलना होगा, आगे चलना होगा। और अब नेक्स्ट स्टेप है ये, इसको क्राइसिस का निकलने के लिए साहब very important thing we need to do is, step 5 is build positive relationships. साहब पॉजिटिव रिलेशन बनाओ, यही टाइम है। हम लोग के परिवारों में, दोस्तों में, फैमिली मेंबर्स दुख सुख में यही काम आएंगे, सड़क पर चलते लोग नहीं काम आएंगे उस टाइम। और दोबारा से रिपीट करता हूं, जहां पर अच्छे रिश्ते होते हैं वहां पर लोग एक फोन से इतना काम कर सकते हैं जो 1 करोड़ से नहीं हो सकता है। यही टाइम है रिश्तों को मजबूत बनाने का। और सिर्फ परिवार में नहीं बल्कि व्यापारिक रिश्ते भी यहां मजबूत करने चाहिए। तो किसी ने कहा है साहब हम व्यापारिक रिश्ते कैसे बना सकते हैं? 2 रास्ते बताता हूं। मैं जब बैंकर से मिला ये, तो बैंकर मेरे को कहता है कि साहब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग घरों में अपने क्लाइंट्स के कस्टमर्स को फोन कर रहे हैं, और खास तौर पे सीनियर सिटीजन्स को, जो बुजुर्ग हैं, जो आ नहीं सकते, तो हम उनको फोन कर रहे हैं कि साहब देखिए आप बुजुर्ग हो, आप नहीं आ पाते हो, आपको कोई दुख तकलीफ हो तो हमें बताइए, हम आपके पास आ जाएंगे, आपकी हेल्प कर देंगे। वो कहता है कि साहब मेरे को कभी फोन ही नहीं आया ऐसे। पिछले हफ्ते मेरे को अमेरिकन एक्सप्रेस से फोन आ गई, मिस्टर खेरा आई एम सो एंड सो स्पीकिंग फ्रॉम अमेरिकन एक्सप्रेस। तो पहली चीज मेरे दिमाग में आई कि भैया आपका बिल तो पे कर दिया मैंने। बोले साहब मैंने बिल के नहीं बात, फोन के लिए नहीं किया आपको। कहता है मैंने बिल के लिए नहीं फोन किया आपको। तो मैंने कहा भैया बताओ किस लिए फोन किया आपने? कहता है ये खालू मालूम करने के लिए आप सब ठीक हो, आपका परिवार ठीक है। मैंने कहा अगर हम लोग ठीक नहीं है तो आप मदद कर सकते हो क्या? मान लीजिए हम ठीक नहीं है तो आप कुछ कर पाओगे? देखिए ऐसा है, शायद नहीं कुछ कर पाएंगे, या ये भी कह सकता था कि आपको कोई दुख तकलीफ है तो मैं डॉक्टर को यहां से फोन करता हूं, आपको एम्बुलेंस भिजवा सकता हूं। देखिए मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन पहली चीज मेरे दिमाग में आई,
शायद बिल के लिए फोन किया होगा इसने, लेकिन कहता है साहब मैंने बिल के लिए फोन ही नहीं किया आपको। बट मेरे से लोग पूछते हैं कि साहब ये जो डाउन टाइम है इसको हम अप टाइम कैसे बना सकते हैं, इसमें हम व्यापार कैसे कर सकते हैं। मैंने कहा साहब ध्यान से बात सुनिए, कैसे कर सकते हैं। एक काम कीजिए, आप व्यापारी आदमी हो, आप अपनी बुक्स को खोलो और चेक करो कि पिछले 5 सालों में आपका सामान आपने किसके साथ व्यवहार किया, बिजनेस किया, और उनमें से यह भी देखो जिसने पिछले 3 साल में आपसे बिजनेस नहीं किया, 3 साल पहले किया था लेकिन आज नहीं कर रहा। एक काम करो, जो पहले बिजनेस कर रहा था और आज नहीं कर रहा है उसको उठा के फोन करो। पहले उसके पास टाइम नहीं था, आप फोन करते थे, उसके बाद वो बात करने का टाइम नहीं था, आज टाइम ही टाइम है उसके पास। आप उसको फोन करो और पूछो कि भैया 3 साल पहले हमने बिजनेस कुछ किया था आपके साथ, मैंने फोन इसलिए किया है कि चेक करने के लिए कि कहीं पर हमारी कोई कमी रह गई हो तो आप बताइए, हम उसकी ठीक करते हैं। व्यापार की बात मत कीजिए कि हम आपसे बिजनेस करना चाहते हैं, गलत। वो स्वार्थ है, आप स्वार्थ के लिए फोन कर रहे हो, आप रिश्ते बनाने के लिए नहीं कर रहे हो। रिश्ते बनाने के लिए जब करते हो तो उस टाइम व्यापार की बात नहीं करते। खाली ये पूछो कि साहब 3 साल पहले हमने किया था लेकिन 3 साल के बाद हमने कभी कुछ नहीं किया, कहीं पर कोई ना कोई गलती रह गई होगी, हम आई विल बी ग्रेटफुल कि अगर हमारे को कुछ बताएं कि हमें क्या कमी है जो सुधार पाए हम अपने आप। दैट्स ऑल। आप एक काम कीजिए, आप पिछले 5 साल से जितने आपकी लिस्ट है, जो कस्टमर आपके थे जिनके साथ आप काम करते थे, जिन्होंने काम नहीं किया 1 साल के बाद, उनको फोन कीजिए, आधे से ज्यादा दोबारा आप रिवाइव कर लोगे। अरे भाई आपके साथ व्यापार किया था, तभी भरोसा किया था, तभी ना व्यापार किया। तो क्या हुआ, उन्होंने भरोसा किया था लेकिन भरोसा टूट गया, क्या हुआ। यू नीड टू फाइंड आउट। साहब ये तैयारी आज करोगे तो ये जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ेगा किसके साथ व्यापार करना है, एकदम रेडी होके शूट करोगे व्यापार को। लेकिन आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो सोचेंगे क्या करना। ये होती है सोच। आगे एक बात कहता हूं, सिंगापुर सरकार ने क्या किया है, वहां पे भी लॉकडाउन है। सिंगापुर सरकार ने कई बिलियन डॉलर्स दिए हैं लोगों को ग्रांट्स वगैरह के लिए कि साहब ऐसा है, जब अप टाइम था, सब कुछ तेजी पे चल रहा था, हम लोग को टाइम नहीं था ट्रेनिंग के लिए। बोले ये टाइम है अपने आप को अपस्किल करने का, ट्रेनिंग करने का, क्योंकि जब ये क्राइसिस खत्म हो जाएगा आप लोग तैयार हो गए सीधा ऊपर उठने के लिए। लेकिन अगर अपस्किल नहीं करोगे तो आप मौका आएगा लेकिन आप तैयार नहीं रहोगे उस टाइम। सबसे दुख की बात होती है जब जिंदगी में मौका आपके पास खटखटाता है और आपकी तैयारी नहीं होती है। दुख का टाइम वो है। और फिर लोग कहते हैं साहब मेरी किस्मत खराब है। अरे भाई मौका तो आया था लेकिन आप ही नहीं तैयार थे। तो इसलिए रिश्ते बनाओ, ये टाइम है रिश्ते बनाने का। और एक और नेक्स्ट स्टेप वो कहना चाहूंगा कि आदमी को प्रोएक्टिव होना चाहिए। बिकम प्रोएक्टिव। इंतजार मत कीजिए, भाग्यवादी मत बनिए। जो लोग भाग्यवादी होते हैं वो कुछ होने का इंतजार करते हैं, लेकिन जो प्रोएक्टिव होते हैं जिंदगी में वो कभी इंतजार नहीं करते, वो आगे बढ़ के चलते हैं। अच्छा, उनका एक रास्ता बताता हूं। क्या हमारे एक 3 दिन का लीडरशिप प्रोग्राम होता है, तो कई बार हम लोगों से पूछते हैं कि भैया आप अच्छे आदमी हो, तो वो जवाब देते कि हाँ साहब हम बहुत अच्छे आदमी हैं। तो पूछिए कौन सी चीज आपको अच्छा बनाती है। हम गलत नहीं, बुरा काम नहीं करते साहब, हम चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, बेईमानी नहीं करते, तो ऐसी बातें कहेंगे आपको। तो मैं कहता हूं कि साहब देखिए, अगर आप चोरी नहीं करते इसका मतलब आप चोर नहीं हो, अगर आप झूठ नहीं बोलते इसका मतलब आप झूठे नहीं हो, अगर आप बेईमानी नहीं करते इसका मतलब आप बेईमान नहीं हो, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अच्छे हो गए। आप किसी डॉक्टर से पूछिए, बीमार ना होने को अच्छी सेहतमंद नहीं कहते। एब्सेंस ऑफ इल हेल्थ डज नॉट मीन गुड हेल्थ। अरे आपकी बीमारी नहीं है इसका मतलब नहीं आपकी सेहत अच्छी है। तो अपने आप में हमारे में गलतियां नहीं है इसका यह मतलब नहीं कि आप प्रोएक्टिव हो। अच्छा इंसान तब बनता है जब अच्छे काम करता है, तब अच्छा बनता है।
अच्छे काम करने से अच्छा बनता है, बुरा काम ना करने से इंसान अच्छा नहीं बनता है। मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको इसका। मैं एक प्रोग्राम कर रहा था कि 5,000 लोग थे वहां पे, तो ये चीज मेरे दिमाग में तब आई कि जो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, मेरे अंदर उनके लिए कोई सहानुभूति नहीं है साहब। दोबारा से कहता हूं, जो लोग इंसानियत के दुश्मन हैं, मेरे अंदर कोई दया और सहानुभूति उनके लिए बिल्कुल नहीं है साहब। तो मेरे को किसी ने पूछा, 5,000 लोग थे वहां पे ऑडियंस में, कि साहब आप एक गांधीयन हो, मेरे को पूछता है आप क्या गांधीयन हो? तो मैंने जिंदगी में एक सीखी है कि जब कोई सवाल करता है, पहले उस सवाल को क्लैरिफाई कर लेना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। और कई बार एक सवाल का जवाब सवाल ही होता है। तो मैंने उसको पूछा कि भैया एक बात बताओ, गांधीयन की परिभाषा क्या है? तो थोड़ा सोच के कहता है कि गांधी की परिभाषा ये थी, गांधी 3 उसूलों पर टिका था। वो ये है, एक कि आप जिंदगी में प्यार से हर एक को जीत सकते हो, एक उसूल गांधी का ये था। और दूसरा था टॉलरेंस, सहनशीलता होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। और तीसरा अहिंसा। 3 सिद्धांत थे एक गांधीयन बनने के। ये 3 को फॉलो करे तो आदमी गांधीयन बन जाता है, कहता है मुझे। तो उसने मुझे कहा ये 3 प्रिंसिपल फॉलो करने से गांधीयन बनता है। तो मैं थोड़ा सोच के बोला, मैंने कहा भैया एक बात बताओ, क्या राम भगवान गांधीयन थे? क्या राम भगवान गांधीयन थे? तो 3 जो सिद्धांत हैं, देखते हैं कि ये 3 सिद्धांत अप्लाई करते हैं राम को या नहीं। तो पहला था कि प्यार से आप सारी दुनिया को जीत सकते हो। क्या राम जीत पाए सारे को, सबको प्यार से? पूछता हूं, क्या राम जीत पाए सबको प्यार से? तो आंसर इज नहीं, नहीं जीत पाए भैया। दूसरा, आपने कहा टॉलरेंस, सहनशीलता होनी चाहिए। तो क्या राम ने यह कहा कि मैं बहुत टॉलरेंट हूं? तुम सीता को अपहरण करके ले गए, किडनैप करके ले गए, मैं बहुत टॉलरेंट हूं, कोई बात नहीं, मैं दूसरी सीता ले आऊंगा, और दूसरी को ले जाओगे तीसरी ले आऊंगा, तीसरी को ले जाओगे चौथी ले जाऊंगा। क्या राम ये बोले क्या? तो राम फेल हो गए, राम तो टॉलरेंट भी नहीं थे। और तीसरा आपने कहा अहिंसा। तो राम ने क्या किया भैया? राम ने निकाला वेपन, तलवार निकाली, धनुष बाण निकाला, चाहे अपनी सुरक्षा के लिए निकाला, सेल्फ डिफेंस के लिए निकाला, लेकिन निकाला तो, लेकिन उसको अहिंसा थोड़ी कहोगे, उसको अहिंसा थोड़ी कह सकते हो। तो हिंसा तो थी, इट वॉज हिंसा, बट इट वॉज हिंसा इन सेल्फ डिफेंस। क्या उसको अहिंसा कह सकते हो क्या? चाहे सेल्फ डिफेंस के लिए निकाला हो आपने। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, तो राम तो तीनों में फेल हो गए, तो राम तो गांधीयन नहीं थे ना। तो फिर मैंने कहा इतिहास में चले जाओ। गुरु गोविंद सिंह साहब, जब मुगल उनको परेशान कर रहे थे, मार रहे थे, कह रहे थे कि इस्लाम कबूल कर लो, तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा नहीं साहब मैं नहीं करूंगा। उन्होंने भी तलवार निकाल ली, प्यार से वो भी नहीं जीत पाए, और वो भी टॉलरेट नहीं कर पाए, और उन्होंने भी तलवार निकाल ली, तो वो भी गांधीयन नहीं थे। मेरे हिसाब से गुरु गोविंद सिंह साहब, राम भगवान मेरे लिए गांधी से कहीं ज्यादा बड़े हैं। मेरा जवाब है मैं गांधीयन नहीं हूं भैया। और जो इंसानियत के दुश्मन है, मैं किसको कहता हूं इंसानियत के दुश्मन? जो लोग डॉक्टरों पे पत्थर मार रहे हैं साहब, डॉक्टरों पे थूक फेंक रहे हैं, पुलिस वालों पे, सिपाहियों पे, फौजियों पे थूक फेंक रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं डॉक्टरों पे, मेरे हिसाब से ये इंसानियत के दुश्मन है।
और मेरे लिए इनके दिल, मेरे दिल के अंदर इनके लिए कोई सहानुभूति, कोई दया नहीं है। हमको समझना चाहिए कि जिंदगी में अपनी इज्जत मान के लिए जो इंसान सुरक्षा नहीं कर सकता, अपनी इज्जत मान के लिए खड़ा नहीं हो सकता, सेल्फ डिफेंस के लिए, वो कायर गिना जाता है। दैट इज नॉट टॉलरेंस, दैट इज कावर्डिस। और मैं अगला एक और चीज कहूंगा आपको कि इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए एक और चीज करनी बहुत जरूरी है। वो ये है कि अंधविश्वास से दूर हो जाइए, अंधविश्वास से बाहर निकलिए। देखिए, विश्वास अच्छी चीज है, अंधविश्वास बुरी चीज है। अंधविश्वास इंसान को कमजोर बना देती है। आप देखें, कई हमारे मीडिया चैनल्स ने, अखबारों ने, टीवी चैनल्स ने, मेरा ख्याल है इतना देश के साथ नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने। कोई चैनल खोजो, हॉरोस्कोप पत्रियां लेके बैठे हुए हैं साहब। मैं हैरान हो गया सुन के उस दिन, एक आदमी तिलक वगैरह लगा के बैठे थे। गुरुजी बोले, जन्मतिथि बोलो, कहां से बोल रहे हो, फलाना बोलो, क्या बेटा है, हमारे पे एक बेटी है साहब, हमारी ये समस्या है। तो वो उसका कहते हैं कि तुम एक काम करो, एक बेटा कर लो, बेटा पैदा कर लो। बोले हमको अभी नहीं कर पाते, ये है कुछ दिक्कत है, व्हाटएवर। तो बोले अच्छा कुत्ता पाल लो। हमारी समझ में नहीं आया कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं। आप लोग देखते होंगे टीवी चैनल्स पे कई बाबे बैठे हुए हैं, बने हुए हैं। कोई बाबा प्रीत बेच रहा है, प्रीत बेच रहा है, प्रीत बेच रहा है। कोई बाबा हनी बेच रहा है, हनी बेच रहा है। कोई हनी प्रीत मिला के बेच रहा है। एक बाबा वहां पे खड़ा होता है भीड़ लगा के, और वहां पे लोग कहते हैं बाबा जी ये समस्या है। पूछते हैं जलेबी खाई थी, नहीं खाई थी। गोलगप्पे खाए थे, नहीं खाए थे, खाए थे। अच्छा, उसके साथ चटनी कौन सी खाई थी, ये खाई थी। यही प्रॉब्लम है। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग भी हैं साहब। एक बात देखिए, मेरे को तो हैरानी होती है, हॉरोस्कोप लगा रहे हैं आदमी, वहां पे हॉरोस्कोप बैठ के टिक 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 करके कहता है शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। उतारने का उपाय ये है कि एक काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, काजल लगाओ, उसके बाद काली खोपड़ी वाला आदमी खोजो जिसके कबाल है, और काला कुत्ता खोजो, उसके बाद काले घुमाते फिरो। सब यही कुछ कर रहे हैं हम लोग। मैं पूछता हूं कि साहब, शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है। मैं पूछता हूं कि शनि अमेरिका क्यों नहीं जाता। मैं पूछता हूं कि फिर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है तो शनि को भेजो पाकिस्तान, सबको भस्म कर दो, सारे टेररिस्ट खत्म हो जाएंगे। साहब, मैं आपको इस वजह से कह रहा हूं, या मैं विश्वास की इज्जत करता हूं, अंधविश्वास की नहीं इज्जत। और अगर आप जीवनी पढ़े स्वामी विवेकानंद की, स्वामी दयानंद की, गुरु नानक की, इन्होंने इन चीजों पर कभी यकीन नहीं किया साहब। देखिए, आप सिख परिवारों में कोई पत्नी नहीं मिलाता, कोई मंगलिक नहीं होता। हर शादी संडे को हो जाती है। संडे को सूट नहीं करता, कोई मुहूर्त नहीं निकलता, सैटरडे को कर देते हैं। सैटरडे को सूट नहीं करता, फ्राइडे को कर देते हैं। मैं आपको एक आर्टिकल के बताता हूं, इंडिया टुडे में अबाउट साल पहले एक आर्टिकल निकला था, और उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया में आज इतने ऑपरेशन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, सारे सर्जरी के साथ, ऑपरेशन के साथ, सी सेक्शन में हो रहे हैं। और खासतौर पे साउथ इंडिया में, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास में, बोले 80% और चाइल्ड बर्थ आज ऑपरेशन और सर्जरी से हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं सर? क्योंकि किसी ज्योतिषी ने बोला यही टाइम में निकालने का, उसी टाइम ऑपरेशन करके बच्चा निकाल लिया। हम लोग कर क्या रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही है। टोटल अंधविश्वास में हम लोग फंस गए। खैर, ये इंसान को कमजोर बना देता है। मैं रिपीट करता हूं, स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ें, विवेकानंद की जीवनी पढ़ें, गुरु नानक की, ये अंधविश्वास के खिलाफ खड़े हुए हमेशा। और लास्टली मैं खाली एक चीज ही कहूंगा कि ये टाइम है एक समाज में वापस देने का। यही टाइम है समाज में वापस देने का, क्योंकि हम लोग घर में रह रहे हैं,
लेकिन बहुत से लोग को एक टाइम की रोटी नहीं मिल रही है। ये टाइम है एक इंसानियत के रूप से भाईचारा दिखाने की, जो हमारे पास है दूसरे के साथ बांटने की। और इसके लिए मैं एक चीज कहूंगा, बहुत से लोग मैं देख रहा हूं टेलीविजन पे आगे सामने आके बहुत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं दाद देता हूं सिख कम्युनिटी को, सिख बरादरी को। 2-2, 3-3, 4-4 लाख लोगों को लंगर खिला रहे हैं, और जब ये क्राइसिस नहीं था तब भी 1 लाख लोग रोटी खाते थे वहां पे डेली। ये ऐसी कम्युनिटी है जिसको कहते हैं दे आर केयरिंग एंड दे आर डेयरिंग एंड दे आर शेयरिंग। आई रिपीट, दे आर केयरिंग, शेयरिंग, डेयरिंग। केयर करते हैं, परवाह करते हैं लोगों की, शेयर करते हैं, बांट के खाते हैं। डेयरिंग, इतनी हिम्मत और हौसला है कि दुश्मन के साथ लड़ने को तैयार भी रहते हैं। केयरिंग, शेयरिंग, डेयरिंग, यही इन्होंने शायद गुरु गोविंद सिंह जी का जो संदेश था, उन्होंने खालसा पंथ तैयार किया था। बोले कि हमारे में कोई जात नहीं है, कोई जात नहीं है। हर सिख आदमी सिंह होगा, उसका कोई लास्ट नेम नहीं है। हर सिख औरत जो है उसका लास्ट नेम कौर होगा। हर सिख आदमी होगा, सिंह होगा खालसा, और औरत कौर होगी, लास्ट नेम खत्म हो गया, कोई जात नहीं है इसकी। दे आर केयरिंग, शेयरिंग, डेयरिंग। और यही कहते हैं जुल्म करना पाप है, जुल्म सहना उससे भी बड़ा पाप है। और लास्टली मैं इसको प्रोग्राम को खत्म करूंगा इस बात से कहने से, टाइम है शेयर करने का हम लोगों को। फ्रांस में एक बहुत अरबपति थे, उनका नाम था लाफियाट। उनके पास बहुत से वेयर हाउसेस भरे थे अनाज के साथ। तो एक सूखा पड़ा वहां पे फ्रांस में, ड्राउट आ गया। तो इनके जो गोदाम थे भरे हुए थे अनाज से, और लोग पीड़ित थे बाहर। तो इनके जो एडवाइजर थे कि बोले साहब शॉर्टेज बहुत हो गई है, इस अनाज के भाव 10 गुना कर सकते हो, आज ओवरनाइट आपको 10 गुना पैसे मिल जाएंगे। लाफियत ने एक बात कही कि अच्छे टाइम पे मैंने पैसे बनाए, अच्छे टाइम पे ये भी पैसे बना रहे थे, अच्छे टाइम पे कोई किसी को भूख मरी नहीं थी, ये भी परेशान नहीं थे। लेकिन आज दुख का टाइम है, आज पैसे बनाने का टाइम नहीं है। बोले आप अपने गोदाम पूरे खोल दीजिए, आज एक पैसा नहीं लेंगे, सबको फ्री बांटना है। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ किया है। देखिए, मेरे से किसी ने पूछा था कि जब एक इंसान अरबपति बन जाता है फिर क्यों काम करता रहता है, फिर और क्यों पैसे कमाता रहता है साहब, उसको जरूरत नहीं है पैसे की। तो मैंने अचानक दिमाग में बात आई, मैंने कहा भैया 2 किस्म के लोग होते हैं। एक वो अरबपति होता है जो हीन भावना से भरा हुआ है, और वो उसके दिमाग में एक चीज होती है, अरे इसके पास ये है मेरे पास नहीं है, इसके पास ये मेरे पास नहीं, इसके पास ये मेरे पास नहीं है। वो इसी वजह से पैसे बनाता रहता है कि इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इसके पास 1 करोड़ है मेरे पास 2 होना चाहिए, मेरे पास 5 करोड़ है मेरे पास 10 होना चाहिए, 10 है मेरे पास 20 होना चाहिए। वो अपने आत्मसम्मान को, अपनी नेटवर्थ और सेल्फ वर्थ जोड़ता रहता है साहब, क्योंकि इससे कम होगा तो हीन भावना दिखेगी साहब उसको। तो वो इसी को हराने के चक्कर में लगाता रहता है। वो सांप बन के किसी को मदद नहीं करता, किसी हेल्प नहीं करता, अपने पैसे पे बैठा रहता है साहब। वो हीन इंसान है, और हीन इंसान ही मरेगा साहब, वो अरबपति चाहे हो जाए। देखिए, आप अरबपति हो जाए तो इससे मतलब नहीं अच्छा इंसान बन जाता। भाई गधे के ऊपर अगर आप सोने की ईंटें ढोते हो तो सोने का गधा थोड़ी बन जाता है, और गधे के ऊपर अगर आप ग्रंथ ले जाते हो तो वो गधा पंडित थोड़ी बन जाता है। गधा तो गधा ही रहता है। तो उसके पास पैसे आ गए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन एक और इंसान है जो अरबपति है और फिर भी काम करता रहता है और अरब और पैसे बना रहा है। वो ऐसा इंसान है, वो कहता है
कि मैं जितना और बना रहा हूं उतना और बांटूंगा, और बना रहा हूं और बांटूंगा। आप देखिए वॉरेन बफेट, उसने शायद $45 बिलियन होगा, 1 बिलियन रखा, बाकी सब बांट दिया, चैरिटी में दे दिया। बिल गेट्स 33-34 बिलियन था उसके पास, 1 बिलियन रखा उसने, 32 बिलियन सब चैरिटी में डाल दिया, बोला सब बांट दो सब। प्रेम जी, आजिम प्रेम जी, 50 करोड़ उसने सारा चैरिटी में डाल दिया। ऐसे भी लोग होते हैं। तो मैं एक सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि हर अच्छे इंसान को जो कहता है कि पैसा जरूरी चीज नहीं है, वो या तो बेवकूफ है या अरबपति है। पैसा जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे जरूरी है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक अच्छे इंसान का एक मॉरल ड्यूटी है कि उसको अरबपति होना चाहिए। क्योंकि मैंने एक चीज देखी है जिंदगी में, अच्छे इंसान के हाथ में पैसा हमेशा अच्छे काम में लगता है, और नीच इंसान के हाथ में पैसा हमेशा नीच काम में जाता है। इसलिए अच्छे इंसान की एक ड्यूटी है अरबपति बने, क्योंकि उतना ही समाज को मदद कर सकता है, भला कर सकता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज क्लोज करना चाहूंगा कि अगर ये लॉकडाउन पीरियड में अगर हम लोग अपने तालीम को, अपने स्किल्स को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, बढ़ाते नहीं हैं, और अपनी नॉलेज को बढ़ा नहीं रहे हैं, और अपने आप को और ज्यादा सेहतमंद नहीं बना रहे हैं, तो इसकी वजह टाइम की कमी नहीं है, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, संकल्प की कमी है। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं आपको यही कहूंगा कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, परिवार आप लोग का सुरक्षित रहे, और जो सरकार ने आज हम लोगों के लिए कुछ कायदे कानून बनाए हैं उसको फॉलो करें, डॉक्टरों और सिक्योरिटी फोर्सेस को हेल्प करें, रिस्पेक्ट करें। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जिस तरीके से मोदी जी ने, हमारी सरकार ने ये क्राइसिस को हैंडल किया है, ये दुनिया में एक लेसन बन गया है सीखने का, सारी दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है। जिस तरीके से मोदी जी ने और हमारी सरकार ने ये क्राइसिस हैंडल किया है, हेड्स ऑफ टू देम, और मेरी उनको सैल्यूट जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। थैंक यू। जागरण जोश को भी।